तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लोगों को डरा के धमका के वो पीटीआई में लाए गए थे। इस मुल्क में कोई चलती है कोई तहरीक और ये बताए में 1-1.5% लोग होते हैं जो सड़कों पे होते हैं। हर चीज को कंट्रोल करना छोड़ दें। जिंदगी में आप सब कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। फ्रूट्स किसी भी टाइम खा सकते हैं अनटिल अनलेस उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा ना हो। अक्सर शुगर पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो फ्रूट्स नहीं खाते, डर के मारे कि पता नहीं शुगर लेवल्स हाई ना हो जाए उनके। जामुन बड़ा अच्छा फ्रूट है उनके लिए। बेहतरीन में दूध जो है वो वही है जो अल्लाह ने इंसानों के लिए जो है वो ख़वातीन की शक्ल में रखा है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर चीज़ों को बहुत अफरात और तफरीत का शिकार कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे। 2 घंटे हमारा और आपका साथ रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये साथ बेहतरीन रहे और आपके लिए कोई ना कोई ऐसी एडवाइस हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके दिन को सुहाना बना दे। कोशिश हम ये करेंगे कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की सूरत में आए। तो बाकायदा तौर पर फिर अजीम जी बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आज हम अपने लेजेंड्स को याद कर रहे हैं। शहरबानो प्रोग्राम के आगाज़ में ही पाकिस्तान के एक बड़े फोक गुलकार आलिम लोहार साहब, कौन नहीं जानता उन्हें दुनिया से गुजरे 45 बरस बीत चुके हैं और अपनी दबंग आवाज़ और मुनफरिद अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले आलिम लोहार जब चिमटा पकड़कर स्टेज पर चढ़ते थे तो महफिल का रंग ही कुछ और हो जाता था। और ख़ासतौर पर जब वो लोगों के सामने अपने मखसूस अंदाज में जुगनी गाते थे तो सुनने वाले झूमने पर मजबूर हो जाते थे। आलिम लोहार ने पंजाब की पहचान हीर वारिस शाह को 36 मुख्तलिफ अंदाज में गाया। इसके अलावा ए धरती 5 दरियावां दी, दिल वाला दुखड़ा और किस्सा सोहनी महिवाल समेत दीगर कई नगमात भी बहुत मकबूल हुए उनके। बिल्कुल ऐसे ही। और पंजाब की धरती का ये सुरीला दबंग सपूत 1979 को आज ही के दिन एक ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गया था। उनके बेटे आरिफ लोहार आज भी वालिद के अंदाज को जिंदा रखे हुए हैं और आगे से हम देख रहे हैं कि आरिफ लोहार के बेटे जो हैं वो भी आ चुके हैं मैदान में और वो अपने वालिद साहब और अपने दादा की जो लेगेसी है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। इनका एक बड़ा मुनफरिद अंदाज था। हमारा इसमें ऐसा है अजीम, हमारी तो पैदाइश से पहले ही थे लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल। और जुगनी जो था वो इन सबका फेवरेट है। उसके बाद फिर आरिफ लोहार जो इनके बेटे हैं उन्होंने भी जुगनी को गाया, बहुत अच्छा गाया। लेकिन ऑब्वियसली बाप होता है, बाप के लेवल पे तो ना पहुँचे। तो बहुत ज़बरदस्त ये गीत थे और आज भी मकबूल हैं, आज भी सुनने वालों को जो है सहर में मुब्तला कर देते हैं। तो सहर से याद आया कि सियासत की बात कर लेते हैं क्योंकि सियासत के भी कुछ लम्हात ऐसे हैं जो लोगों को सहर में मुब्तला कर रहे हैं। मुल्की सियासत की बात कर लें तो इलेक्शन और बानी पीटीआई की हिरासत से मुतालिक आलमी सतह पर 2 बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही हैं। एक तरफ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 8 फरवरी के इलेक्शन में बेज़ाब्तियों से मुतालिक करारदाद मंजूर कराते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कौम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप जिसका नाम ये है ऑन आर्बिट्रेरी डिटेक्शन, तो ये इस ग्रुप ने ये किया है कि बानी पीटीआई की हिरासत को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है और इन्हें फौरी रिहा करने और गैर कानूनी कैद में रखने पर हर्जाना अदा करने का मुतालबा किया है। ताहम हुकूमत ने इलेक्शन और बानी पीटीआई की हिरासत को दाखिली मामला करार दे दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रद्द अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। उन्हें आइन और कानून के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए था। शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल अदालती निज़ाम का मजहर है। इसी से मुताल्लिक़ गुज़श्ता रोज़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी साहब ने भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तहरीक इंसाफ को उन्होंने आड़े हाथों लिया, शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी की गई और ताक कर निशाने लगाए गए। उन्होंने पीटीआई के रहनुमाओं की लंदन में मौजूदगी पर कई सवालात उठाए हैं। दावा किया है कि तहरीक इंसाफ ने 2016 में लंदन में पीआर फर्म की खिदमत हासिल की थी जो आलमी सतह पर पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ साजिश कर रही थी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं जी। हमारे गेस्ट सीनियर सियासतदान ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीम साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पाकिस्तान। कैसे हैं आप? एवरीथिंग ऑलराइट, परफेक्ट, गॉड इज वेरी काइंड। आप बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीम साहब, अभी डिस्कशन छिड़ गई है जी कि कोई बैरूनी मुदाखलत हो रही है क्योंकि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में करारदाद आई और इलेक्शन से मुतल्लिक थी वो, कई इलेक्शंस पर जो है वो होनी चाहिए पूरी इंक्वायरी।
और दूसरा ये जो यूनाइटेड नेशन का है वर्किंग ग्रुप ऑन देखिए आर्बिट्रेरी यकीनन डिटेंशन। मैं भी इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी समझता हूँ, लेकिन ये बात समझ से कासिर है कि खान साहब तो ये फरमा रहे थे कि उनकी तो हुकूमत ही साइफर के जरिए अमेरिका ने ख़त्म किया है और आज वही बीमार हुए जिसके सबब वाला भी शेर। और ये कि ये प्रॉब्लम कहाँ है, ये प्रॉब्लम उस 5th जनरेशन वॉरफेयर का है जो पाकिस्तान पे लॉन्च की गई है पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से। उसमें इंडिया, उसमें इजराइल और दीगर लोग शामिल हैं। हम ख़ास तौर पे हमारे सियासतदान कुछ जानते बूझते हैं माजरत के साथ और कुछ अपनी अकल और दानिश को इस्तेमाल किए बगैर बैरूनी ताकतों का अलाकार बन जाते हैं और फिर रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ये जिस तरह फर्म का जिक्र किया गया, मैं नहीं यकीन करता इन साहब पे जो बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी है नहीं, जमातें बदलने वालों की नहीं क्रेडिबिलिटी हुआ करती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये वाक़तन चीज़ इन्वेस्टिगेट की जाए और पता किया जाए और वाक़तन ये बात दुरुस्त निकले तो फिर तो एवरीबडी इज़ लायबल फॉर अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सर ये यूनाइटेड नेशन का जो ग्रुप है उन्होंने साइफर केस के ही जो मामला है उस पे कह रहे प्रोसिक्यूशन ठीक तरीके से नहीं हुई। फिर तोशा खाना के जो 2 पहलू थे उनमें से एक पे वो कहते हैं कि गलत सज़ा हुई और वो कहते हैं कि ना सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि हरजाना भी दिया जाए। यानी कि साइफर केस वो कह रहे हैं दुरुस्त था, वो कह रहे प्रोसिक्यूशन सही नहीं हुई। नहीं प्रोसिक्यूशन का मतलब सही तरीके से वो एक यानी कि वही बात ना कि जो गवर्नमेंट का नोशन था जी कि ये साइफर में इनको सजा होनी चाहिए, वो सजा नहीं हुई ना। तो अगर सजा नहीं हुई तो फिर प्रोसिक्यूशन गलत हुई तो सजा नहीं हुई तो वो क्या सजा दिलवाना चाह रहे थे। मैं ये बताऊं आपको कि वो मैंने जो पहले बात की ना कि ये दोअमली है, ये सब खेल खेला जाता है। ये वो 5th जनरेशन वॉरफेयर है जो पाकिस्तान बीइंग एन ओनली मुस्लिम एटॉमिक पावर पाकिस्तान पे लॉन्च की गई और फौज को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो न सिर्फ उन आइडियोलॉजिकल जो हमारी बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि वो पानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से अगर को बात कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, मामला मेरिट पे होना चाहिए, लेकिन वो 5th जनरेशन का हिस्सा कैसे हो सकता है वॉरफेयर? मैं बताता हूँ आपको कि वो जो 9 मई था जी जी उसकी साजिश को अगर आप देखें तो वो भी उसी प्लांट जो कि पिछले 15-20-10 साल से पहले छुपे ढके और वो तो कहते हैं किसी ना, के जरिए सही ना जो भी गया उसके जरिए यही हुआ कि इदारे के पे जो है वो हमला किया गया पाकिस्तान की ज़हीम साहब, लेकिन वो तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते जी, वो तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते ना। वो कहते हैं कि हमने ये नहीं वो किया। किस तरह लेंगे? वो तो झूठ बोलेंगे ना। वो क्या मान लें कि हमने किया सब कुछ? शवाहिद मौजूद है जो वो हरकतें कर रहे थे। मैं तो वो टीवी पे भी नहीं बोल सकता, मेरे मुल्क की इतनी तजलील होती है। अर्ज ये है कि देखें जो ये वॉर है ना, 5th जनरेशन वॉर, हम वो कहते हैं ना कि क्या है वो देखते हैं कांटे की तरह यज़दा के लिए वो एक है भूल ड्रामा भी सही कह रहे थे। तो वो हम उन लोगों की आंख में कांटे की तरह कड़कते हैं, तकलीफ में है वो, और वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। हम देखें ना अफगानिस्तान से जो हो रहा है, इसके पीछे इंडिया है। 5 कौंसल खाने भेज कर कौन सी ट्रेड हो रही है इंडिया की अफगानिस्तान के साथ? वो सिर्फ वहाँ पैसे भेजते हैं, वहाँ से वो लोग तैयार करते हैं और पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन होती है, पाकिस्तान में टेररिज्म होता है। तो यही हो रहा है ना, यही कर रहे हैं वो। अब उसको रोकने के लिए कौम को मुत्तफिक एक पेज पे होना पड़ेगा। यहाँ लीडरान जो है इस मुल्क के, उनकी अपनी नाक से आगे और अपने इक़्तिदार से आगे उनको नजर ही कुछ नहीं आता और उनकी ईगो सेटिस्फाई होती रहे, चाहे वो जेल में बैठे हों, चाहे वो बाहर हों, चाहे वो वज़ीर आज़म हों। आपके मौशी मसाइल हल होंगे तो वो किसी एक पेज पे मुत्तफिक होंगे। बात ये है कि जब आप वो अब ये दोनों चीजें ये जो है वो एक दूसरे की जिद है। जब आप एक पेज पर होंगे तो ये भी बहुत बड़ा अमल है आपको माशी तौर पर बेहतर करने के लिए। देखिए सिस्टम्स को लेकर चलना, भूखे शख्स की सबसे बुनियादी रिक्वायरमेंट वो रोटी होती है, उसके बाद वो कुछ और सोच सकता है कि जिसके पेट में रोटी ना हो उसे दीन की बात भी मत करो। अर्ज ये है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, पर उसका कोई रास्ता तो लेके चलना है ना, उस रास्ते पे तो चलना है। अब आप देखें अगर इस मुल्क में कोई जब चलती है कोई तहरीक और ये वो दायम है, 1-1.5% लोग होते हैं जो सड़कों पे होते हैं, बाकी तो बेचारे रोजगार के चक्कर में परेशान होते हैं, सारा दिन रोटी कमा रहे होते हैं। और आप कहते हैं जी अब एक साहब है वो जेल में बैठे हुए और कह रहे हैं कि 90% लोग मेरे साथ हैं पाकिस्तान के। भाई किस तरह पता लग गया तुम्हें? लोग इस बात से डरते हो कि अगर 30-3500 लोग निकले पूरे पाकिस्तान में, अगर हम इलेक्शंस के लिए अगर हम बाहर निकल कर इनकलाब लाते हैं या किसी बात पर एहतजाज करते हैं तो हम गिरफ्तार हो सकते हैं।
फिर हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमें आजाद ये करवाने भी वाला एक नहीं है। बात है, ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है ना। एहतजाज तो आपका बुनियादी हक है जी। अगर आपके साथ कहीं जुल्म हो रहा है, लेकिन एहतजाज वो जो आइन और कानून की बिल्कुल। कयूद में हो, Peaceful। और आइन वो एहतजाज वो जिससे किसी दूसरे को जो नुकसान एहतजाज नहीं कर रहा उसको तंगी ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे। ऐसा हो नहीं सकता। और एहतजाज वो हो जो आपके इक़्तिदार के असूल के लिए, आपको पॉपुलर करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए ना हो। यानी कि आप जत्था इकट्ठा करें, सही। 50-60 हज़ार लाख आदमी को पैसे दे दें या मिला लें और आप जाके इस्लामाबाद में कब्जा कर लें तो रियासत खामोशी से बैठी रहे। ये ज़हीर मजाक साहब, अब बंद होना ये चाहिए जो इस मुल्क में। मुल्क की सियासी सूरत हाल है आप देख रहे हैं, इसमें बैनुल-अक़वामी मुदाखलत फितरी है या इसके पीछे कोई और कहानी है, और इससे पीटीआई को कितना फायदा हो सकता है? मेरे ख्याल में पीटीआई को तो नुकसान हो जाएगा इसका। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग ये देखेंगे कि बाहर की रियासतें जो है वो उनकी मदद को आकर खड़ी हो रही हैं और उन पर गुफ्तगू कर रही हैं, तो इसका ये मकसद नहीं लेना चाहिए लोगों को कि वो पाकिस्तान की कोई बेहतरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी कामयाबी होती तो वो 4.5 साल में कर लेते ना। वो तो खुद इस बात को कन्फ्रंट करते रहे कि हमने अमेरिका से जान छुड़ानी है, हमने IMF से जान छुड़ानी, जो कि बात अच्छी है। फिर वो कहते हैं हमें करने नहीं दिया गया। नहीं, कौन नहीं करने दे सकता? आप वजीर आजम है भाई। ये वही ड्रामा है जब आप फेल हो जाते हैं, जब आप अपनी इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और डिसऑनेस्टी की वजह से फेल हो जाते हैं ये सियासतदान, तो फिर ये इदारों पे इल्जामात लगाने शुरू कर देते सर, वो बताते ये हैं किसी कि इदारे का कसूर नहीं, भी दौर ये इक़्तिदार सब में इन सियासतदानों का कसूर है जो आज इस मुल्क की हालत है। कुछ अरसा ज़हीम साहब वो बताते हैं कि दौर इक़्तिदार में कोविड आ गया, जब वो इक़्तिदार में तब पता चला कि मुल्क के खजाने इतने खाली हैं, जब उसके लिए कोशिशें की गई, रेमिटेंसेस के ऊपर ये सारी मईशत चल रही थी। एक तो ये रजीम जो है, ये हर शख्स आके कहता है कि भाई मुल्क, मुझे तो खजाना खाली मिला, मेरे पास तो था कुछ। भाई आप जब प्रोग्राम कोविड भी आ गया। नहीं, इस तरह नहीं ना, जिस तरह मेरी बैंक में देखिए, जिस तरह अगर वो कोई प्लानिंग कर रहे थे, कोई उनकी आइडियोलॉजिकल प्रपोजल्स थी पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए, तो क्या उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है? उनको सब पता था। लेकिन वो अपनी टीम मुसलसल शफल कर रहे थे। वो देखो, वो फाइनेंस मिनिस्टर बहुत चेंज हो रहे थे। तो फिर उससे क्या हुआ? क्या कोई बेहतरी आई? नहीं आई। कितनी टैक्स कलेक्शन बढ़ी? नहीं हुई। 24,000 अरब रुपया आपने कर्जा लिया, भाई किधर गया वो बता दें। आप तो सारा दिन कह रहे थे कि मैं फलाने का एयर कंडीशनर तोड़वा लूंगा, फलाने को जेल में डाल दूंगा, फलाने को मार दूंगा, ओए IG, ओए फलाने। यार ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू है। आप इतनी देर सियासत का हिस्सा रहे हैं, और ये बताइएगा कि क्या वाकई सियासी जमातें बैरून मुल्क PR फर्म्स की मदद हासिल करती हैं? अभी ऑन चौधरी ने भी ये बिल्कुल करती हैं। सही, ये सब करते हैं क्योंकि इनको वहां से फंडिंग होती है, वहां पे एक्सपेट्रिएट्स को बेवकूफ बनाते हैं बेचारों को। सब करते हैं, आप कह रहे हैं? सब करते हैं जितने हैं। ओ, ये सब करते हैं और ये सब ये काम करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ ये देखिए, यहाँ पे अगर आप अपने मैटर को प्रमोट करने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए कोई काम करते हैं और वहाँ से वो फर्म जो है वो हायर की भी आपने, दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। बट अगर आप रियासत पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, अगर आप इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कन्फ्रंट करने के लिए और रुसवा करवाने के लिए लोगों के आगे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा बनते हैं, तो यू शुड बी ब्रॉट टू टास्क। तो सर, ये जो बैरून मुल्क फर्म्स जितने भी काम करती हैं, क्या वो इतनी इन्फ्लुएंशियल, इतनी बाअसर होती हैं कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के वहाँ से भी करारदादे वो मंजूर वहाँ करवा का सदर और अमेरिकन प्रेसिडेंट तक इलेक्ट करवा लेते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का इलेक्ट करवा लेते हैं। लॉबिंग और जो ये प्रमोशनल फर्म्स हैं, ये उन्हीं का ही काम है सारा जो होता है वहाँ। वो जो ट्रम्प साहब के लोग जिस तरह चढ़ गए थे ना जी कैपिटल हिल पे, वो किसका काम था? सही, वो वहाँ पे ये सिंडिकेट, यानी पेड PR जो है वो अवेलेबल होती ही पेड PR है बेटा। यहाँ पे कौन है जो आइडियोलॉजिकल बुनियादों पे वोट मांगता है या कोई वोट देता है? क्योंकि आप तो रोज आइडियोलॉजी बदलते हैं। सुबह आप कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमल्ट बुरी है, दूसरे दिन आप कहते हैं वो अच्छी है। जब आपको इक़्तिदार से निकाल देते हैं, कोई निकाल देता है, तो आप अपनी खफकी और अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए आप मलबा एस्टैब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। ज़हीर साहब, एक सवाल ले लीजिएगा, अभी जो ये तमाम तरह सूरत हाल है, इस पर जो हुकूमत पाकिस्तान का रिएक्शन है, आप समझते हैं कि वो ठीक है? मेरे ख्याल में अंदरूनी मामला का है आज़म नज़ीर तारड़ साहब। इतना ही काफ़ी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। जिससे आपने पैसे मांगने जाना हो बीबी, आप उसको जाके ये तो नहीं कह सकते ओए पैसे दे, दिस इज नॉट द वे टू डू इट, यू नो, यू हैव टू, कि दखल अंदाजी नहीं कर, प्लीज पैसे नहीं, प्लीज पैसे भी दे दें और प्लीज सर ये ना करें। तो यू हैव टू, एंड राइटली सो, जब आप when you're talking about international relations, your wordings are, your selection of words has to be very appropriately featured, so
वो कहते हैं कि फॉरेन एक लैंग्वेज होती है बाकायदा फॉरेन ऑफिस की, जी। उसको कभी बाईपास नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स वैसे ज़हीम साहब, आप जो है वो इम्प्लिकेट होते हैं। आप सियासी सूरत हाल को अगर देखें, उसका जायज़ा लें, तो बिटवीन द लाइंस अब क्या रीड कर पा रहे हैं कि जहाँ एक जानिब इस तरह से बैरूनी फर्म्स जो हैं वो कर रही हैं, लॉबिंग कह लें उन्हें हम, या उनकी जानिब से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं एक मखसूस जमात के बानी के हवाले से, फिर उसी जमात में एक डिवीज़न भी सामने आ रही है। अभी फवाद चौधरी साहब खुलकर जो कोर कमेटी के अब मेंबरान है PTI के, उनके खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है आपको सारी सूरत हाल? बिकॉज देखे ना मेरे भाई, वो तो मुरब्बा इकट्ठा किया गया था ना तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, लोगों को डरा के धमका के वो PTI में लाए गए थे। क्या आप ये बात नहीं जानते? जी। जब वो साहब एक्सपोज हो गए और वो जेल चले गए, तो हर शख्स ने अपना एक किला खड़ा कर लिया, अपनी 1.5 फुट की 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी कर ली। और क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि अब हम हमारी इंपॉर्टेंस इतनी हो जाए कि कल को सियासत में हम आए तो हम सबसे आगे नजर आए। तो जो बेसिक कोर ग्रुप है, जो फाउंडर्स ग्रुप था उस पार्टी का, बुनियादी रुकनीत जो थी, वो हामिद खान साहब टाइप लोग, तो खान साहब ने खुद फारिग कर दिए थे। क्योंकि उनको ये किसी ने कहा होगा कि आप फलानी पार्टी से फलाने को ले लें, फलाना इलेक्टेबल ले लें, तो फिर आप किस बात की भड़के मारते हैं कि मैं सबसे दुरुस्त हूँ? आपने तो वही काम किया। क्या आपने उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी अपने साथ चलाकर इक़्तिदार तक पहुंचाया? तो द आंसर इज नो। वक्त बहुत कम है, एक मुख्तलिफ मामला है जो कल भी रह गया, मैंने सोचा आज मैं आपकी नज़र कर दूं। पूंछ जेल के वाक़े के बारे में आपको पता चला होगा, 20 कैदी जो कि वो फरार हो गए। और अभी हम बलूचिस्तान की एक जेल है, उधर से भी 3 कैदी रोशनदान तोड़कर फरार हो गए हैं। और ये नहीं, इस तरह नहीं होता। जेल की सिक्योरिटीज, कोई बाहर नहीं बैठा हुआ। मैं खुद रहा हूँ इसलिए मुझे बहुत मैं 8 माह के करीब रहा हूँ। अर्ज है कि जेल की सिक्योरिटी इतनी अजीबली फर्बिश्ड होती है कि आम आदमी उसको नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी पर सवाल है निशान। जी नहीं, लोग अंदर से मिले होते हैं, मुलव्वस हैं, कोई ना कोई मिला होता है, वो मिल के जो कुछ करते हैं। और जो कुछ जेलों में होता है, इस पर किसी ने अब एक 10 मिनट मुझे दें तो मैं आपको बताऊं तो आप रोना शुरू कर देगा पूरा पाकिस्तान कि ये जेलें हैं, कि ये मस्बा खाने हैं, या ये कब्जा माफिया के हम आज गए। और अमीरों को वहाँ क्या सहूलियात मुयसर होती हैं जो पैसे खर्च रहा। मोबाइल फोन भी मैंने सुना मिलते हैं। मोबाइल फोन तो बेटा एक छोटी सी चीज है ना, वो तो अब ले गया कर लिया। मैं तो बयान नहीं कर सकता आपके सामने कि क्या क्या कुछ होता है जेलों में। और वहाँ पे जो हुकूमत होती है सोवरेन जेल की, वो तो आपकी मेरी सोच से भी बालातर होती है। आप तो सांस नहीं ले सकते उसे पैसे दिए बगैर। बहुत शुक्रिया। यानी अगर किसी को भी रेस्ट चाहिए तो वो जेल में जाकर पैसे वाला नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि हमारी अगली मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत, लगन और हौसले से ये साबित किया है कि अगर इंसान फैसला कर ले तो वो कोई भी मार का सर कर सकता है। वो दुनिया की बुलंद और मुश्किल तरीन ट्रैक पर होने वाली एवरेस्ट मैराथन में हिस्सा लेने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। इसके अलावा नागा पर्वत बेस कैंप और नलतर बेस कैंप समेत दीगर मुहिमात में भी हिस्सा ले चुकी हैं। इनके इस शौक के बारे में उनसे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राबिया अली। राबिया, आपको सबसे पहले तो वेलकम करते हैं, कैसी हैं आप? और ये इतना मुश्किल मैराथन ट्रैक जो है उसको चुनना, और उस ट्रैक के हवाले से हमें बताएं कितना लंबा था और कितने लोग इसमें शरीक थे और कितनी मुश्किलात हुई आपको? थैंक यू सो मच। ये जो ट्रैक था, इसकी खसूसियत ये है इस मैराथन की कि इसमें आपने स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने में आपको 12 से 14 दिन लगते हैं। और फिनिशिंग लाइन, जब ये रेस स्टार्ट होती है, फिर फिनिशिंग लाइन में आपने 1 दिन में पहुंचना होता है। तो ट्रैक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ट्रेल है, ट्रेल के ऊपर आपके अप हिल डाउन हिल बोथ हैं। कभी आपको सीधे एक पहाड़ के ऊपर इस तरह स्नेक की तरह वॉक करनी होती है। समटाइम्स नेपाली स्ट्रेट है। 200 के करीब पार्टिसिपेंट होते हैं, जिनमें से काफ़ी ने क्विट कर दिया था इस साल में, बिकॉज वेदर वॉज वेरी बैड। मानसून जल्दी स्टार्ट हो गया था, तो ये हालात होते हैं। और राबिया, कितने किलोमीटर का ये ट्रैक है और इसकी ट्रेनिंग कितनी मुश्किल थी? ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल है। किलोमीटर इसके कोई 200 के करीब टोटल एवरेस्ट बेस कैंप के पहुंचने तक का ये ट्रैक है। सही। लेकिन मैराथन जो है, जो मैराथन का एक प्रॉपर अल्ट्रा और नॉर्मल जो होता है 42.2 किलोमीटर और अल्ट्रा के लिए 70 किलोमीटर, उसका ट्रैक उन्होंने मुंतखब किया हुआ था। तो इसके ये हालात। अच्छा राबिया, ये खासा जो है बताया जा रहा है कि ख़तरनाक मैराथन ट्रैक था,
तो आपने जब डिसीजन ले लिया और जब आप इसमें पहुंच गई ट्रेनिंग वगैरह में, या फिर आपने बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लिया अपने मैराथन का, तो कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे वापस जाना चाहिए? ओके, अल्टीट्यूड के हिसाब से ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अल्टीट्यूड वहाँ पे बहुत आपके लिए टफनेस क्रिएट करता है। आपकी ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम हो जाती है इतने हाई अल्टीट्यूड पे। 90 और 85 के दौरान के दरमियान आपकी ऑक्सीजन चल रही होती है। उसके दरमियान जब आपने भागना है इस ऑक्सीजन के साथ, तो आपका हीमोग्लोबिन हाई हो जाता है। आप जब भागते हैं ब्लड ज़्यादा आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो एक वक्त में जब मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही थी, तो मुझे लगा कि मेरे सारे दांत निकल के बाहर आ जाएंगे। रश ऑफ ब्लड इतना ज़्यादा था, और मेरे शायद मैंने ये क्या कर दिया। और लास्ट में एक बहुत स्टीप माउंटेन है जिसको आपने बिल्कुल, आप दरिया के पास नीचे चले जाते हैं 2600 एल्टीट्यूड पे, और वापस आपने 4000 को टच करना होता है। तो वो एक माउंटेन सीधा आपने चढ़ना होता है, और एंड पे है क्योंकि आपकी हिम्मत वैसे ही कम हो जाती है। तो वहाँ पे बस बिल्कुल हिम्मत हार गई थी, लेकिन अल्लाह ने साथ दिया। तो राबिया, आपने फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रैक जो है वो चुना है, ये फर्स्ट टाइम आपने अटेम्प्ट किया? नहीं, मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ 2021 से। मैंने पाकिस्तान में काफ़ी हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स किए हुए हैं, लेकिन इट वाज माय फर्स्ट रन। और रन के और एंड मैराथन रन, उसके अंदर कट ऑफ टाइम होता है, जिसके अंदर आपने एक टाइम के अंदर अगर आप उस लिमिट उस लाइन तक नहीं पहुंचते तो आपको रेस से निकाल दिया जाता है। दैट इज़ फॉर 10 आवर्स, और मैंने उसे 2 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। अच्छा राबिया, हमें ये भी पता चला कि आप मैरिड हैं, और मैरिड होने के साथ साथ इस तरह के एडवेंचर में हिस्सा लेना कितना मुश्किल था? फैमिली ने सपोर्ट किया? सोचा कि यार मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से फैमिली का क्या होगा? ओके, आई एम मैरिड एंड आई एम मदर ऑफ 3 गर्ल्स। माशाल्लाह। और मेरी इमीडिएट फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरी बेटियां बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप मत जाएं। उनकी वजह वो एक स्ट्रेंथ थी कि वो हमेशा मुझे बकअप करती रहीं, मेरी पूरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे बकअप करती रहीं। दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी, और उनकी वजह से ही शायद मैं ये कर सकी। हाँ, ये सोच ज़रूर आती है जब आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं होते, जहाँ पे आप फैमिली के साथ पीछे कनेक्टेड भी नहीं होते, कि अगर खुदा ना खास्ता पीछे कुछ हो गया और आप क्या करेंगे। और मेरे साथ हुआ भी, तो टफ़ होता है। लेकिन फिर यही बात है कि अगर आप इस सोच को लेके बैठ जाएं कि नेक्स्ट क्या होगा, तो फिर तो आप कभी एक कदम भी ना उठा सके। सही कह रही हैं आप राबिया। ये बताइएगा कि आपके साथ जितने कंटेस्टेंट थे बाकी इस मैराथन में, वो सब क्या पाकिस्तान से ही हैं या और दीगर ममालिक से थे? पाकिस्तान से नहीं थे, दीगर ममालिक से पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान से मैं पहली पाकिस्तानी लड़की थी। पिछले 25-20 साल से ये मैराथन हो रही है, एंड आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे उनका क्या कहना था इस ट्रैक को लेकर? क्योंकि पाकिस्तान की जो ये ज्योग्राफी है, ये दुनिया में और कहीं नहीं है। एग्जैक्टली इस ट्रैक को लेके उनका दे वर पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जो है बेहतर हालात हैं। नेपाल में टी हाउसेस वगैरह एंड तक बने हुए हैं, पोर्टर्स वगैरह, वहाँ पे आपको लाइट, पानी और छत मिल जाती है। पाकिस्तान में अगर आप ये ट्रैक कर रहे होते तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग कैंप नाइट्स करते हैं। पाकिस्तान में ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, पाकिस्तान में इकदाम के हवाले से बताएं, टूरिज़म के इकदाम जो हैं, किन इकदाम की ज़रूरत है, और मुतमईन है आप पाकिस्तान में जो सारे इकदाम किए गए हैं? देखिए, पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ टूरिज़म जो है उसने फ़रोग़ पाया है। नॉर्दर्न एरियाज़ में लोगों ने कोविड के बाद अपने मुल्क को देखना शुरू किया है, जाना शुरू किया है। लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ पर चीज़ें लेके आएँ और वहाँ को टी हाउसेस बनाएं या होटल्स बनाएं, उस जगह को बेहतर करें, उससे पहले मेरा ख्याल है हमारी आवाम में शऊर की बहुत ज़रूरत है। बड़ी तकलीफ़ दे बात हो जाती है कि आप बहुत खूबसूरत जगहों पे जाते हैं, और जब वहाँ आपकी आवाम ने जाना शुरू कर दिया है तो वहाँ पे गंद शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, क्योंकि नाउ वी ट्रैकर्स थिंक कि बेहतर है कि यहाँ पे कुछ बना नहीं हुआ, क्योंकि अगर बन जाएगा तो फिर इतने लोग आएंगे और ये जगह भी ख़राब हो जाएगी। ये आपने दुरुस्त बात की है राबिया। वैसे हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अक्सर ये बात करते हैं कि जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज घूमने फिरने जाएं, साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें। ये बताएं कि अगला प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स हैं, बिग प्लान्स हैं। लेट्स सी क्या होता है, कामयाबी अल्लाह देता है तो फिर आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसी रेसेस जो नेपाल में हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास उनसे ज़्यादा एडवेंचरस है, और हमारे ट्रेल्स और ट्रैक्स जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल हैं, ज़्यादा खूबसूरत हैं।
तो क्यों ना पाकिस्तान में ऐसी रेसेस मुनक्किद की जाएं, बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें लेके आई जाएं। अच्छा राबिया, जो ख़वातीन इस वक्त घर में बैठकर आपको देख रही हैं और वो आपकी तरह मैरिड हैं, मदर हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगी? देखिए, हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दें। ज़िंदगी में आप सब कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें और अपने पैशन को अपनाने की कोशिश करें, फिर उसमें डिसिप्लिन लेके आएँ। कोई पहला कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, पहला कदम लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जबरदस्त, राबिया, आपने good इसरो message। पाकिस्तान को वक्त दिया और पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जी। सही बात की है आपने कि एक तो पाकिस्तान, हमारे पास जो ट्रेन है, जो ट्रैक्स हैं, जिस तरह की जोग्राफी हमारे पास है, वहाँ पर अगर मज़ीद इस तरह के हम लोग इवेंट्स मुनक्किद करें तो उससे एक अच्छी खासी इकोनॉमी जनरेट की जा सकती है। हमें पता नहीं चला और ब्रेक से वापस आ गए। वैसे शहरबानो क्या बात कर रहे हैं हम खा रहे हैं चॉकलेट, तो मैंने सुना है कि चॉकलेट के बड़े फ़ायदे हैं, तो जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूदा यंग रिसर्चर हैं जनाब नक्श कादी साहिबा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हम लोग चॉकलेट खाते हुए आ गए प्रोग्राम में लाइव, तो अच्छा किया। आप माइंड नहीं करेंगी? बहुत फायदे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। मैं तो चाह रही हूँ कि आप चॉकलेट खाएं। अच्छा, जी। मोटे नहीं होंगे हम? नहीं, हम इस पे बात करेंगे ना कि चॉकलेट के फ़ायदे क्या हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि चॉकलेट जो है वो कुछ हम उसकी फैक्ट्स, कोई हिस्ट्री कुछ निकालेंगे तो मज़ा आएगा। सही। ठीक है, आज का मज़ेदार टॉपिक हमारा जो चॉकलेट है उसके बारे में अगर बात करें तो 7 जुलाई जो है वो इंटरनेशनल चॉकलेट डे है। ओके, ठीक है, और चॉकलेट जो है उसका मतलब होता है बिटर वाटर, कड़वा पानी। चॉकलेट का मतलब ये है। सही। अच्छा, मज़े की बात है। अच्छा, कड़वा पानी नाम तो है, क्यों है नाम? कुछ इसलिए- चॉकलेट्स होती हैं ऐसी, हॉट चॉकलेट। अभी आते हैं। नहीं, पहले चॉकलेट जो है, आपको हैरत होगी कि पहले चॉकलेट जो है एज अ बेवरेज यानी कि ड्रिंक के तौर पे सही। पहले इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, और वो इतनी फेवरेट होती थी एम्परर्स की भी कि 50 कप्स अ डे एक एम्परर जो है वो लिया करते थे उसको इनटेक। ठीक है, 50 कप्स a day। एक दिन में 50 जी, कप चॉकलेट। 50 कप। ठीक है, और दैट वाज दिस बिटर ड्रिंक, राइट। अच्छा, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। ठीक है, और फ़ायदे क्या क्या हैं जी, सेहत पे क्या क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, चॉकलेट जो है वो कोको से बनती है। ठीक है, और ककाओ बीन्स होते हैं। ककाओ बीन्स जो है वो जब रिफाइन करके कोको में कन्वर्ट होते हैं और फिर कोको से चॉकलेट बनती है। चॉकलेट जो है उसमें डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, जैसे आपको पता है, और जी। भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, मज़े की बात है कि ऐड करूँ कि वाइट चॉकलेट को चॉकलेट नहीं तस्वर किया जाता अगर रियल मीनिंग में देखें, क्योंकि सही। चॉकलेट वो हुई जिसमें कोको हुई और वाइट चॉकलेट में कोको नहीं है। हाँ, फिर व्हाइट चॉकलेट क्या हुई? वाइट Milky? चॉकलेट चॉकलेट ना हुई। वो व्हाइट हुई। उस मयार से ना हुई। वो ठीक है? मिल्की चॉकलेट। हाँ हाँ, उस इंटरनेशनल मयार से वो चॉकलेट ना हुई, लेकिन कहलाती है बिकॉज ऑफ वेनिला वगैरह, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स उसमें डालते हैं उस तरह, सही। लेकिन चॉकलेट नहीं आती, कोको सही। नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, आपके कोको में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, आपकी ये जो शुगर होती है, ठीक है, ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन रखती है। अच्छा, आपका जो इसमें डेयरी होता है दैट इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, अच्छा, चॉकलेट्स की अगर बात करें ना तो डार्क चॉकलेट जो है ना बहुत अच्छी होती है। ओके, ठीक है, और डार्क वो- लेकिन वो चॉकलेट डार्क चॉकलेट कड़वी भी होती है, थोड़ी कड़वी भी taste में। होती है। डार्क चॉकलेट में ना 50 to 90% होता है कोको का कंटेंट। ठीक है, और दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। उसमें डेयरी नहीं होता, उसमें मिल्क नहीं होता, और उसमें शुगर का जो कंटेंट है वो कम होता है। दैट इज़ वाई वो थोड़ी बिटर होती है, लेकिन फ़ायदा उसका बहुत लेकिन हम एक दिन में कितनी खा सकते हैं? हम 50 कप तो नहीं यूज कर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं यही कहने लगी थी कि फ़ायदा जैसे हर चीज़ का होता है, ठीक नुकसान भी है, है। लेकिन नुकसान भी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, पेनाडॉल भी आपका जो है ना सर दर्द जो है वो दूर कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खा लें, ठीक है? बिल्कुल सही हाँ बात है। जी, तो अब उसमें ये है कि इट इज़ वेरी गुड, आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए चॉकलेट बहुत अच्छी है, डार्क चॉकलेट, लेकिन एक्सेस नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल बैलेंस के साथ लेंगे। अच्छा, मज़े की अगर कोई फैक्ट्स की बात की जाए तो अच्छा, लोगों को होता है फोबिया, नो चोकोफोबिया। ये वो फोबिया है कि जो लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है ना, उनको ये फोबिया होता है, ये डर होता है कि मेरी चॉकलेट ख़त्म ना हो जाए। अच्छा। ठीक है, हाँ, और ये होता है। ठीक है, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मुझे भी है, क्योंकि मेरे पास हमेशा होती है चॉकलेट। ठीक है, मूड लिफ्टर है चॉकलेट। इफ़ यू आर फीलिंग डाउन तो आपका इंस्टेंटली मूड जो है ना वो करेगी, अपलिफ्ट करेगी। ठीक है, आपकी लर्निंग में आपको क्योंकि सपोर्ट इसमें करेगी। भी तो शुगर कंटेंट पाया जाता है। शुगर कंटेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो कोको है आपको अलर्ट करता है। इसमें और भी जो हाइपर एक्टिव भी कर देता है। मतलब बहुत ज़्यादा ले लोगे तो हाँ
रियली बच्चों में कहते हैं रात के टाइम नहीं देना हाँ जी, चाहिए, बच्चों को तो या वैसे- चॉकलेट ड्रिंक रात को नहीं देनी चाहिए, बच्चे हाइपर हो और जाते वो हैं। दांतों के लिए भी कहते हैं कि दांतों मीठी के लिए चीजें ज्यादातर दांतों के लिए बहुत भी ठीक नहीं। ज्यादा होती है, जाहिर है कि वो कैविटीज हो सकती जी, जी। हैं और इस तरह से वो मतलब आप इत्तेदाल में यूज सही। करें ना, ज्यादा ना यूज करें। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बताएं मुझे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अच्छा मजे की बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो सोल्जर्स होते थे ना, उनके राशंस में चॉकलेट आती थी। अच्छा, क्योंकि इसके फायदे हैं ना, इट मेक्स यू अलर्ट, ठीक है, आपको थकावट आपकी कम होती है। कैफीन का नेचुरल सोर्स है कोको जो है, ठीक है, तो वो जैसे हम चाय का एक असर होता है कि जी, हम जी। चाय पीते हैं, हमें लगता है हम अब जो है Active ना वो हो चुके एक्टिव हैं। हो गए हैं, तो इससे भी हम एक्टिव हो गए। अच्छा, फिर उसमें जो अगर हम चॉकलेट्स की बात करते हैं कि चॉकलेट्स कहाँ की, सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1847 में चॉकलेट बार जो है, वो पहली चॉकलेट बार जो है ना, वो एज़टेक कहलाता था एरिया। अब अगर उसको मेक्सिको कहेंगे तो गलत नहीं होगा, सही, सही, ठीक सही। है, तो वहाँ पे पहली बनी, जी, जी, ठीक जी, है, जी। वहाँ पे पहली बनी। अच्छा, जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चॉकलेट जो है वो बनती है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है, सही। स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में, सही। ठीक है। और जो है इस तरह इटली में भी, इटली का ये कि दे हैव वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स उसमें, ठीक है, और डिफरेंट एरियाज़ की डिफरेंट तो स्पेशलिटीज यानी कि पूरी दुनिया में अगर आपको अच्छी चॉकलेट मिलेगी तो वो स्विट्जरलैंड से मिलेगी। मिल जाएगी। इटली हाँ, में? उसे बनती भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज्यादा ब- बिकती नहीं, कहाँ पे है? लेकिन सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में बनती है और वो बिकती भी है, ठीक है। और लेकिन ना इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, जैसे कि इटली में फ्लेवर्स मिलेंगे और उनकी मज़ेदार सी पैकिंग मिलेगी। बेल्जियम में आपकी प्रेलाइन जो होती है चॉकलेट, जो वो ग्लेज्ड होती है, वो बड़ी अच्छी और बड़ी डिफरेंट टाइप की मिलती हैं, ठीक है। तो हर किसी की कोई वो खसूसियात है उस तरह। अच्छा, यूके में कहते हैं कि जो चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम है ना, वो उनकी बहुत बहुत famous फेवरेट होती है, ठीक है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मैंगो ही होगी। हाँ जी, नहीं पाकिस्तान में As भी, far as we पाकिस्तान like- में भी चॉकलेट नहीं, एंड चॉकलेट मैंगो। is, चॉकलेट लेकिन वैसे- मैंगो पहले। चॉकलेट एंड all मैंगो season का आपस flavor में, है। मुझे लगता है वो आपस में एक मुकाबले पे है। चॉकलेट ऑल सीजन फ्लेवर नहीं, है, लेकिन लेकिन, समझ में लोग मेरे ख्याल से कुछ देर के लिए मैंगो पे check अच्छा, मारते मजे की हैं। बात बताऊं, मुझे ऐसा समर्स लगता में, है विंटर्स में समर्स में Mangoes मैंगोज के। आते हैं ना, तो अच्छा, मैंगोस इसलिए- खाते हैं अमेरिका आइसक्रीम। आइसक्रीम मैंगो भी मैंने देखा है कि लोग समर में ज्यादा जो है अच्छा। वो उसका, शायद क्योंकि मैंगो के साथ एसोसिएशन है कोई इस टाइप। हाँ जी, तो उसमें यह है कि मैंगो, मतलब हमारे यहाँ पे मैंगो क्योंकि बहुत अच्छा मिलता भी है, बड़े टाइप्स का मिलता भी है और हमें पसंद भी बहुत है, तो इस वजह से मैंगो जो है वो हम तो consume नक्शा, भी करते आपकी हैं। आज उसके की सारी dessert में ना- डिस्कशन का मतलब ये है कि अगर आप चॉकलेट नहीं खाते तो आप जरूर खाएं। आप खाएं, और आपको अच्छा, चॉकलेट एक बहुत अच्छा तोहफा भी है, ठीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हाँ, ये तो है। ये इट सिंबलाइजेस लव एंड रोमांस आल्सो, ठीक है। इसका मीनिंग उस तरह से भी है, इसलिए यू सी के डिफरेंट मौकों पे एक दूसरे को गिफ्ट की जाती है चॉकलेट, ऐसे ठीक है। है। और चॉकलेट जेंडर भी नहीं देखती, आप लड़कों को भी देख सकते गिफ्ट कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। वेरी नाइस। चलें जी, चॉकलेट जरूर खाएं अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलमी दिन के हवाले से। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में प्लास्टिक बैग के नुकसानात के हवाले से आगाही पैदा करना है। प्लास्टिक बैग्स की तारीख के बारे में हम आपको बताते चलें तो 1965 में स्वीडन में दरियाफ्त होने वाले जिस प्लास्टिक बैग को एक अजीम कामयाबी समझा जा रहा था, चंद दहाइयों बाद वही प्लास्टिक बैग इंसानियत, समंदरी हयात और आलमी माहौलियाती निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस हवाले से एक तहकीक हमें बताई गई है, वो ये है कि औसतन सिर्फ 25 मिनट तक इस्तेमाल में रहने वाली प्लास्टिक बैग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म या तल्फ होने में 100 से 500 साल दरकार होते हैं। दुनिया भर में हर मिनट में तकरीबन 10 लाख प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो रहे हैं और समंदर में जाने वाला 80% कचरा प्लास्टिक पर मुश्तमिल होता है। और इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि समंदर के अंदर इतना प्लास्टिक जमा हो चुका है कि समंदर में प्लास्टिक के जजीरे बनना शुरू हो गए हैं अलग से। और हम बहरल काहिल की बात करें तो उसके ग्रेट पैसिफिक गार्बेज बीच जो है उसमें तकरीबन 86 लाख हज़ार मुरब्बा मील तक ये फैल चुका है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक बैग की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाई गई है, तो इसका बोझ भी आवाम पर पड़ा है। और दुकानदार कपड़े और कागज़ के थैलों के पैसे भी आवाम से ही ले रहे हैं, उन्हीं से वसूल कर रहे हैं कि दे 25 रुपये, दें 30 रुपये अगर आपने बैग लेना लेकिन है। वैसे इस खर्चे से बचा जा सकता है। आवाम को भी चाहिए कि अपने तय कोई एक स्मार्ट वर्क थैला करें। खरीद लें। बिल्कुल, थैले मिलते हैं जी आम, और वो बड़ा देर तक चलता है। एक आपको थैला याद पहले है बड़ा अच्छा बहुत, चलता जब है। हम छोटे थे तो हमारी, हाँ जी, मुझे ये याद है ट्रेंड मेरी था। मदर जब जाती थी तो वो घर से लेके जाती थी थैला प्लास्टिक का। तब दुकानदार खुद कहते और थे, कपड़े जो भी का। बंदा खरीदारी के लिए आता था उसे खुद कहा जाता था दुकानदार की जानिब से कि जी घर से यहाँ तो कोई खाने पीने की चीजें तो बर्तन लेकर आए अपना, या फिर अगर आपने कोई सब्जी वगैरह लेनी है, सौदा सल्फ खरीद रहे हैं तो वो अपना जो है वो ब्लैक घर से लेके आए।
तो थैला जो है वो काफ़ी इसमें फ़ायदेमंद है कि वो लेकर अपने रख लेना चाहिए, और वो रीयूजेबल भी है, बार बार आप यूज़ कर सकते हैं उसे। और प्लास्टिक बैग तो अब जाहिर है इसके नुकसान और जितना भी हमारी माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उनमें बड़ा हाथ है इन प्लास्टिक के यूजेज के लिए। उसके बाद ये है कि बीमारियाँ नई तरह की जन्म ले रही हैं क्योंकि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नेचर से हम बहुत दूर हो चुके हुए हैं, तो ओवन के अंदर प्लास्टिक की चीज़ों को रख के गर्म किया जाता है। और फिर जैसा भी आपने खुद ही बताया कि पूरे इनके जजीरे बन चुके हैं, समंदर के अंदर एक मरीन जजीरा लाइफ इतनी प्लास्टिक। मुतासिर हुई है बिल्कुल। और इतना जो गार्बेज है, ये विजुअल्स देखें टनों के कितने लाखों टनों के खतरनाक। हिसाब से जो ये प्लास्टिक है वो वहाँ पे Sad. डिस्पोज किया जाता है समंदर में। और ये विजुअल्स वाकई आप देखें कितने खतरनाक विजुअल्स हैं। बहुत। मछलियाँ जितनी भी समुद्री यहाँ हयात पे हैं। हैं वो फंस जाते हैं इस बेचारे प्लास्टिक में और फंस के मर जाते हैं। मर जाते हैं तो ना, वो कुछ खा पूरा सकते हैं ना पी ecosystem सकते हैं ना तबाह वो कर अपने दिया आप को उससे उतार सकते हैं प्लास्टिक के अपने मुंह को। तो जो लोग ये प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए कि अब वो ना करें। खाने की चीज़ों को खास तौर पर प्लास्टिक बैग में मत लेके आया करें, इंतहाई सेहत के लिए मुज़र है, सेहत के लिए ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा सेहत के लिए मुश्किलात पैदा हो और सकती हैं। लाहौरी तो खास तौर पे नाश्ते पैक करवाना छोड़ दें शॉपर में। अजीम को बड़ा मसला है नाश्तों में। मैं देखता हूँ तो जाहिर सी बात है, मैं खुद सोच रहा होता हूँ यार कि गरम गरम वो जो तो सालन है वो आप आपने- अगर कभी नाश्ता लेने जाएं तो क्या बर्तन लेके जाते हैं? मैं पहले तो कोशिश करता हूँ बाहर से ना ही खरीदे जाए ये चीजें, लेकिन अगर फिर जाहिर आदत से मजबूर है, कभी और कभी खाने का बाकी दिल करता है फिर बर्तन ले जाते हैं। लेकिन अब मैं लाहौर के हवाले से आपको कहना चाहूँगी कि कल ही मैंने शॉपिंग की है नाश्ते से रिलेटेड। बड़ा ज़बरदस्त चेंज आया है कि प्लास्टिक बैग्स जो है ना वो नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। आपको कपड़े के बैग मिल रहे हैं और खाना जो है वो आपको उसमें रखा गया है, वो थर्मापोल में, उसमें आपको सालन डाल के दिया जा रहा है। लेकिन उसका ये कि आपको हिफाजत के साथ उसको स्ट्रेट लेकर जाना पड़ेगा, वरना सारा खाना हमने आपका तो आज इस आलमी दिन की बैग में मुनासिबत गिर से जाएगा। अवेयरनेस भी अपने नाजरीन तक जो है वो फैलाई है, तो आई एम श्योर कि अब डिस्करेज किया जाएगा प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को। तो शहरमानो आगे बढ़े, कुछ सेहत के हवाले से बात करें। बिल्कुल जी, सेहत के हवाले से बात करते हैं। गर्मियों के फलों की बात करेंगे तो फल ऐसे हैं जो आते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद बहुत सारे फ़ायदे देकर चले जाते हैं। उनमें से एक फल लीची है, दूसरा है जामुन। ये फल, जामुन तो मेरा बचपन में फेवरेट फल होता था। हमारी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं, इन्हें खाने का दुरुस्त तरीका क्या है और कौन लोग हैं, कौन सी ऐसी बीमारियों में मुब्तला शख्स हैं जिनको इन फलों से परहेज़ करना होगा। तो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आयशा सद्दीका। वेलकम करते हैं आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप लीची और जामुन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम इसके जामुन नुकसानात को और पंजाबी में फवाइद, क्या कहते हैं आयशा, पहले ये बताएं। जामुन को जम्मू के नाम से जम्मू के नहीं, पंजाबी में कहते हैं जामनू। जामुन हम इसके फवायद और नुकसानात पे भी आएंगे। उससे पहले जैसे शहरबानो ने बोला कि बचपन में इन्हें बड़े पसंद थे, अब नहीं है, तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि अब भी जामुन पसंद आ जाए दोबारा से? अगर बचपन में पसंद थे तो अभी भी पसंद होने चाहिए। बचपन में बहुत पसंद थे क्योंकि शायद खुद उतार के मेहनत से, अब वो जो आते हैं वो थोड़े से ख़राब हुए होते हैं, उनकी शक्ल देख के दिल नहीं करता खाने को। हाँ, वो सारी एक्साइटमेंट शायद यही होती थी कि बचपन खुद में। उतार के और उसको खाना होता था, तो वो ज़्यादा तो कितना एक्साइटमेंट। ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए? जामुन और लीची बड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसके। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट को देखते हैं तो सबसे पहले तो हर इंसान को जो एक चीज़ की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है वो ये कि इसमें कैलोरीज कितनी होंगी, क्या ये वज़न तो नहीं बढ़ा देंगे या इसके अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं होगा कि जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज डिस्टर्ब हो। तो उसके लिए तो पहले लोग जो है वो इत्मीनान रखें कि इसमें कैलोरीज जो हैं वो बहुत कम होती हैं। अगर आप 100 ग्राम्स लेते हैं लीची या फिर जामुन, यानी अगर आप 8 से 10 जामुन ले लेते हैं और 3 से 4 आप लीची ले लेते हैं तो इनकी इक्वल कैलोरीज होती हैं, अराउंड 60 to 65 इसकी कैलोरीज हैं। और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा ली जाए तो फिर जाहिर बात है इसकी कैलोरीज ज़्यादा होंगी और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। अच्छा। तो अगर हम वैसे जो लिमिटेड और इसकी जो मतलब एस्टिमेटेड क्वांटिटी है उसमें देखें तो ये 100 ग्राम्स जो है वो पर डे एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसको किसी किस्म की कोई बीमारी भी नहीं है उसके लिए ये सेफ़ टू यूज़ है। 100 ग्राम में लीची कितने आ जाती हैं? 3 to 4। अजीम तो बैठे बैठे 1 kg 2 kg खा लेते हैं। मुझे बता रहे थे अभी कि मैं तो उस दिन टीवी लगाकर बैठा हुआ था और मैं साथ लीची खा रहा था ठंडी करके। लीची वो ठंडी करके खाने का बड़ा मजा आता है। अच्छा, लेकिन जो जूस है इसका वो कितना वो खाना चाहिए, पीना चाहिए या फिर लीची को वैसे ही खाना लीची चाहिए? का जूस बहुत अच्छा है। अगर बच्चे हैं तो जैसे लीची फ्रूट वगैरह नहीं खा पाते तो उनको आप जूस की फॉर्म में भी दे सकते हैं।
लेकिन उसमें शुगर ऐड नहीं करनी, उसकी जगह आप शक्कर ऐड करें, 1 टीस्पून सही। शक्कर ऐड कर लें उसके अंदर, और उससे आप दिन में किसी भी टाइम कंज्यूम करें। और ऐसा बेहतरीन है, जामन ठंडा है। खाने का तो तरीका है कार है यहाँ पे ज्यादातर नमक लगा नमक के लगा उसको के, बड़ा, तो ये सेफ है खाना या उसको वैसे नहीं, खाना बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाना चाहिए। बस 1 टीस्पून, सॉरी टीस्पून नहीं, 1 पिंच आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और वो भी आप ब्लैक सॉल्ट यूज़ करें या फिर रॉक सॉल्ट यूज़ करें, ओह। तो वो बेहतरीन है उसके लिए। सिंपल सॉल्ट जो आपको मिल रहा है मार्केट में वो आप यूज़ ना करें। और ये दोनों फ्रूट्स बच्चों के लिए भी फायदेमंद है? बच्चों के लिए बेहतरीन है। अगर हम जामन की बात करते हैं तो जामन एक तो वैसे मैंने आपको बताया लो कैलोरिक है, उसके साथ आप और चीज़ें भी और स्नैक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है जो आपके HP लेवल्स को जो है इंक्रीज़ करने में मदद करता है। जामन? बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और जो लीची कि में? यूजुअली लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ का। और लीची का ये है कि लीची में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसकी एक क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है कि 3 to 4 से ज़्यादा लीची नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कार्ब्स और शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे शुगर लेवल्स एलिवेट कर सकती हैं। लीची खाने के बाद थोड़ा सा मुंह खुश्क हो जाता है, तो लोग अच्छा, इसको इतना पसंद लीची नहीं का करते। ये है कि लीची में पानी का जो है ना कंटेंट जी, बहुत जी, ज़्यादा बहुत होता है। ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ आप जिसमें जो भी चीज़ लेते हैं जिसमें फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद एक नेचुरल जो है वो ये एक फिनोमिना है कि थोड़ा सा आपको प्यास ज़्यादा लगती है उसके बाद। तो वैसे इसके अंदर इसका कोई ऐसा मसले वाली बात वैसे नहीं ऐसा है। हम आज तक जामन का जूस या जामन के शेक्स वगैरह नहीं सुने। जामन का ये अंडररेटेड फ्रूट है। अंडररेटेड नहीं है। जामन का जूस से ज़्यादा जामन जो है रॉ फ्रूट के तौर पे ज़्यादा बेनिफिशियल है, और वैसे क्योंकि वही वो खाया अगर जूस जाता है। बनाना होगा तो तकरीबन 2-3 किलो क्योंकि जामुन उस- आपको अलग से शेक्स करने बनते हैं पड़ेंगे। वैसे जामन। उसके सीड्स ही Oh my बहुत God, बड़े होते ये हैं। कभी आप नहीं, try नहीं, नहीं क्या? अच्छा, जामुन खाने के बाद कभी आपने जुबान चेक की है उसके ऊपर जामुन कलर जामुन का प्रॉपर पर्पल कलर आपकी जुबान के दांतों पे भी ऊपर? आ जाता है, दांतों पे भी आ मुझे लगता जाता है है। मुझे क्या लगता है, ये तो है रिसर्च है कि जितने भी अल्लाह परवरदिगार के कुदरत के फूल हैं, फल हैं, रंग यहीं से आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। नेचुरल डाइज तो यहीं से बने ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे अगर हमने ऐसे भी पर्पल कलर को देखना हो तो वो अक्सर औकात जो है वो कुछ बड़े बूढ़े जो है वो पुराने ज़माने में यही कहा करते थे कि जामन रंग का कपड़ा या जामन रंग की चीज़ ली जाए। तो वो तो ये अच्छा, वैसे इन फ्रूट्स को मजीद इंटरेस्टिंग कैसे किया जा सकता है इन अ मैटर ऑफ कंजम्पशन? अगर हमने कंज्यूम करना है इसको, तो एक तो आपने रॉ फ्रूट तो खाना है, और इसकी क्या क्या डेलिकेसीज बन सकती हैं कुछ? अच्छा, लीची जो दरख्त से है उतार के खाएं। लटक के। उसके लिए पहले दरख्त ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद दरख्त आजकल चढ़ना दरख्त सीखना नहीं पड़ेगा, मिलते, बिल्कुल सही बात बहुत है। मुश्किल पहले तो दरख्त आके ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद दरख्त पे हमारे चढ़ना गांव सीखना में पड़ेगा। इतने दरख्त थे जामुन के, मुझे याद है हम सब लोग बहुत एंजॉय करते थे छुट्टियों में। पहले ऐसे ही था। अब नहीं है। अब जब दरख्त से ये लगाएं। आपको मार्केट से चीज़ें मिलना शुरू हुई हैं, आपने वैसे लेना शुरू की हैं, तब से थोड़ी सी एक्साइटमेंट इसी वजह से कम हो गई है। अदरवाइज़ ये इन्हीं चीज़ों की एक्साइटमेंट होती थी। फालसा है, जामन है, इन चीज़ों को लोग पहले खुद ही अपने हाथ से तोड़ कर खाया करते थे। अच्छा, और जामन आपको नजर आते हैं ना, तो ये फीलिंग भी आती है कि मानसून आ गया। एग्जैक्टली, ये इसी टाइम का, इसी टेन्योर का ये एक फ्रूट है, तो ये सिर्फ थोड़े से अरसे के लिए आता है। तो बाकी इसके अंदर जो अगर हम इसकी जो बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जामन के अंदर एक तो ये है कि मैंने आपको बताया आयरन है, इसके अलावा कैल्शियम है, इसके अलावा ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जामन बिल्कुल, शुगर पेशेंट्स जो अक्सर शुगर पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो फ्रूट्स नहीं खाते डर के मारे कि पता नहीं शुगर लेवल्स हाई ना हो जाए उनके, तो जामन बड़ा अच्छा फ्रूट है उनके लिए कि अगर वो लोग लेते हैं तो एक तो ना सिर्फ उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहते हैं बल्कि उनके शुगर लेवल्स भी रेगुलेट और रहते हैं। किडनी पेशेंट्स भी खा सकते हैं जामन? किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इसके सही। अंदर पोटाशियम होता है, इसके अंदर सोडियम होता है, तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि आप डेली बेसिस पे ना खाएं, और अगर आपने खाने भी हैं तो आप मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 उसके अभी fruit ले अच्छा, जैसे सकते हैं। आपने बताया कि लीची में शुगर कंटेंट हाई है, जी तो बिल्कुल। बेस्ट टाइम क्या है इसकी कंजम्पशन का? कब अच्छा, consume? फ्रूट्स के बारे में वैसे बहुत लोग ये Lunch? चीज़ पूछते हैं कि कब खाना चाहिए, जी। कब अच्छा होता है। फ्रूट्स किसी भी टाइम खा सकते हैं अनटिल अनलेस उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा ना हो। अगर कोई सही। ऐसा फ्रूट है जैसे सेब है, केला है, आम है, ये वो फ्रूट्स हैं जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फ्रूट्स ऐसे हैं कि इनको आप रात को ना कंज्यूम करें, मतलब लास्ट मील के तौर पे ना लें। ठीक वैसे है। आप ड्यूरिंग मील्स ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों फ्रूट्स में फाइबर इतना लास्ट ज़्यादा मील नहीं में लेने होता। से क्या मसले होते हैं? मतलब आप रात को अगर लेते हैं सोने से पहले तो उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कोई डाइजेशन का इशू हो सकता है, आप उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि हमें पेट में कुछ अजीब सा फीलिंग होती है। अगर सेब रात को खा लिया है तो उसकी वजह से मैंगो हमें खा लें तो बिल्कुल मैंगो खा लें या कोई भी ऐसा फ्रूट खा लें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा फाइबर हो, ज्यादा जिसमें, तो उसकी वजह तो से बच्चों उन्हें को डिस्टर्बेंस कितनी फील मिकदार में होती दे है। सकते हैं हम? लीची हो गई, बच्चों की जामुन। भी आप वही मिकदार है कि 8 से 10 जो है वो आप जामुन ले सकते हैं। इसके अलावा सही। 2 से 3 या 3 से 4 मैक्सिमम आप लीची दे सकते हैं पर डे।
और आप इसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इवन अगर बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप उसको डिज़र्ट्स वगैरह के साथ भी जो है वो सर्व करके दे सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छी सी उसकी एक लुक भी आती है। इसके अलावा आप उनको वैसे भी कोई pregnant स्लश वगैरह खवातीन भी ले दे सकती सकते हैं। जामुन जो है वो प्रेग्नेंट खवातीन को थोड़ा अवॉइड करने चाहिए, अदरवाइज़ लीची जो है उसका भी वही इनटेक होगा जैसे डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि सही। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो शुगर लेवल्स हाई होने के रिस्क भी होते हैं, तो वो भी सिर्फ 1 से 2 लीची ले लें, बस इससे ज़्यादा ना लें। ठीक है। और ये जितना भी फ्रूट है आज जैसे हम बात कर रहे हैं लीची की और जामुन की, ये आपने फ्रेश ही कंज्यूम करना है, क्योंकि वो एक ये भी ट्रेंड होता है लोग फ्रिज में रख देते हैं बड़ा बड़ा अरसा, वो पड़ा रहता है, उसके बिल्कुल बाद फिर ऐसे खा ही। लेते हैं। बिल्कुल, इसकी एक लिमिट होती है कि आप इसको मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक सही। इसे स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको फ्रेश ही कंज्यूम करें। अब जामुन ऐसी चीज़ है कि इसका जूस भी नहीं बन सकता, तो इसको ऐसे। आपने रॉ में फॉर्म में लेना है। अगर आप फ्रीज़ करके इसे डीफ्रोस्ट करके खाएंगे तो फिर वो ना उसके अंदर मज़ा रहेगा और ना उसके अंदर उतने अच्छा, न्यूट्रिएंट्स एक ये रहेंगे। भी बात होती है आयशा के जितने भी फ्रूट्स जिनमें वाटर लेवल ज़्यादा है, वो कहते हैं कि खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना होता, तो वरना फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ऐसी कोई बात होती है, तो ये ठीक है? खैर इतना ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता लीची में, तो ये आप इसको ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाल बता वाटरमेलन चूँकि ऐसा फ्रूट है कि इसमें 70% वाटर कंटेंट होता है, सही। बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद कहा तो जाता है उसके पानी बाद ना ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वरना ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको डाइजेस्टिबिलिटी की। पिएं। ठीक है जी आयशा, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने तरीके बताया कि हम किस तरह से खा सकते हैं। जो भी मौसमी फल मिलते हैं उनको ज़रूर खाया करें, फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ना इनको छोड़ा करें। नाजरीन, अब बात करते हैं उन नौजवानों की जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनते हैं। गुज़िश्ता दिनों रूस में होने वाले 63वें ग्रेट मॉस्को रिगैटा रोइंग चैंपियनशिप के हवाले से आपको बताएं तो पाकिस्तानी टीम ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इस मुकाबले में क्यूबा, रूस, बेलारूस, सर्बिया, ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के 2000 से ज़ायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी खवातीन की रोइंग टीम बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए दूसरे इनाम की हकदार करार पाई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली मरियम कांचवाला और मिनाहिल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको मरियम एंड मिनाहिल, कैसी हैं आप? और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सुनो पाकिस्तान की जानिब से। रूस में आपका ये पहला दौरा था, फर्स्ट टाइम आप वहाँ पर गई, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, सारा कुछ बताएं। जी, तो रूस में हमारा काफ़ी अच्छा टाइम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बड़े अच्छे लगे हमें। कंपटीशन काफ़ी टफ था, हर तरह के लोग आए हुए थे, नेशनल लेवल के भी प्लेयर थे, क्लब लेवल के भी प्लेयर आए हुए थे। सेटअप इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ था, बहुत प्रोफेशनल था इनका सब कुछ, और काफ़ी मज़ा आया। बहुत वेलकमिंग थी रशियन रोइंग फेडरेशन, उन्होंने हमें रखा, हमें खिलवाया, खाना पीना करवाया, घुमवाया, सब किया, और उसके लिए तो हम उनको बहुत थैंक यू करते हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। गुड। मरियम, आप बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? I think it was a very proud moment being out there representing your country, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप उधर हो, तो अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया, नए लोगों से मिले, नए खिलाड़ियों से मिले, एक नई जगह पे रोइंग कर रहे थे। अच्छा हमें अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताएं, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी टीमें इस सारे मुकाबले में शामिल थीं, कितना सख्त मुकाबला था? तो जैसे आपको हमने बताया there were total of 8 countries, ट्रेनिंग तो थी। We got to know about this regatta a little late, then इनवाइट आया था हमें इस regatta के लिए, तो 1 महीने की ट्रेनिंग पे हम गए थे, और हर रोज़ होती थी ट्रेनिंग, 2 घंटे करते थे हम सुबह में एवरीडे, और फिर शाम पे अलग ट्रेनिंग होती थी। बट आइडियली दिस isn't the ideal time that we should have trained for regatta, और ज़्यादा अगर हमें टाइम मिलता था हम और ट्रेन करना ऑब्वियसली चाहते, बेटर रिजल्ट्स ला सकते थे। मिनाहिल, आप बताइएगा, ये रोइंग का ख्याल कैसे ज़हन में आया? आप मतलब यू लुक क्वाइट यंग, आप स्टूडेंट होंगी डेफिनेटली, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ रोइंग का ये ख्याल कैसे ज़हन में आया? रोइंग एक्चुअली मैंने तो खैर 12-13 साल की उम्र पे शुरू कर दी थी स्कूल की तरफ से, एंड ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं हमारे क्लब पे वो इसी एज पे स्टार्ट करते हैं। तो एक फैसिलिटी है, आप देखते हैं, मज़े का लगता है, कुछ अलग होता है। फुटबॉल, क्रिकेट आप वैसे ही देख रहे होते हैं बड़े होते हुए, मगर ये कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग लगा। तो इसकी प्रैक्टिस की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है मिनाहिल? जी, इसकी प्रैक्टिस कैसे की आपने? प्रैक्टिस की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है? जी जी बिल्कुल, कराची बोट क्लब पे हमारा होता है, बहुत बड़ा सेटअप है, वन ऑफ एशियाज बेस्ट सेटअप्स हैं हमारे पास कराची बोट क्लब पे।
तो वहाँ पे बिल्कुल है, और तकरीबन 20 स्कूल वहाँ होते हैं, ओ लेवल, ए लेवल, और हमारे जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं, केरन फाउंडेशन से भी बच्चे आते हैं, आइडा रू स्कूल ऑफ डेफ एंड ब्लाइंड से भी बच्चे आते हैं हमारे पास, और तकरीबन 500-600 बच्चा वहाँ पे है। और उसके साथ साथ थोड़ी कॉर्पोरेट और मास्टर्स की जो कैटेगरी होती है उसमें हर तरह के एज ग्रुप्स आते हैं, 27 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक हर तरह के लोग हमारे पास होते हैं, औरतें और मर्द दोनों। मरियम, हमें ये बताइएगा इवेंट का कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जो आप शेयर करना चाहें? इवेंट का दिलचस्प वाकया, आई थिंक इट वाज आवर वन मरियम के इन साथ द एक ओवरऑल। अच्छा अच्छा मरियम, वो मिनाइल आपसे भी जानते हैं, पहले मरियम आप बताएं फिर मिनाइल से पूछते हैं वाकया। I missed बीच में भी क्या conversation हुई थी, but I think it was the race overall. वहाँ पे just the fact that I was able to be there, we're used to a very different environment in Pakistan, racing over here, rowing over here, the water here, everything. अब जो obviously lake था जहाँ पे हम row कर रहे थे, ये एक Olympic lake था, यहाँ पे rowing के Olympics होते थे पहले. So that whole scenery around you, everything, it was really pretty, it was gorgeous over there. अच्छा मिनाइल, आप बताएं क्या इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया मरियम के साथ? तो हम अपनी रेस हमने अपनी स्टार्ट की ना, तो बिल्कुल शुरू में रेस के पहले 2-3 ओवर में ओवर हमारा कभी कभार फंस जाता है पानी, तो वो एकदम से ओवर हम 2 लोगों का हमारा फंस गया था, एंड हमें उस टाइम पे लगा कि बस ये रेस अब हमारे हाथ से निकल गई, मगर फिर हमने कहा इसको छोड़ना नहीं है, हमने खींचना है एंड तक, और बस अल्हम्दुलिल्लाह देख लें सेकंड तो हम आ ही गए। तो ये काफ़ी एक स्कैरी भी टाइम रहा, मगर ओवरऑल जैसे मरियम ने बोला कि इतनी खूबसूरत जगह है, और इतने आप प्रोफेशनल सेटअप में, ओलंपिक के लेवल के सेटअप में आप जब ज्वाइन करने जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा मरियम, ये एक टीम वर्क है, हम लोग जो विजुअल्स देख रहे हैं वो बड़े एक ही सिंक करके आपने उसको घुमाना है, चप्पू जिसे बोलते हैं आम जबान में, तो टीम वर्क कैसे आपने, कोऑर्डिनेशन कैसे बिल्ड की, किस तरह से आपने बताया एक दूसरे को? आई थिंक ये विद टाइम आता है, आप ट्रेनिंग करते हो पानी में, एज यू सेड इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आप सिंक में चलो बोट पे। अगर 4 लोग हैं, आप जैसे हमारी पिक्चर्स देख रहे होंगे, हम हमारी बोट में 4 लोग थे, इवन दो you're 4 people, you need to row as one single unit. Exactly. आप सबका और एक साथ पानी में जाना चाहिए, एक साथ बाहर आना चाहिए, एक साथ घूमना चाहिए, तो काफ़ी इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं which obviously when you're on the water, जितना टाइम आप पानी पे स्पेंड करते हो उतना आपका ब्लेड वर्क साफ होता है और आप उतनी बेहतर रोइंग कर सकते हैं। इसमें इट्स नॉट अ वन मैन शो। इफ आई एम डूइंग ग्रेट, पुटिंग अ लॉट ऑफ पावर, बट मेरे पीछे जो बाकी लोग हैं, अगर ये आगे या जो भी हमारे हैं, if we're not matching up to it, अगर हमारा ब्लेड साथ नहीं चल रहा तो इसका कोई फायदा नहीं है। As long as working together, we're able to get the boat. गलती करता था कोई, गुस्सा आता था उस पे फिर? पता है, ये चीजें तो होती रहती हैं ऊपर नीचे। सही। अच्छा मिनाहिल, हमें बताएं गुस्सा कि तो खैर कर सकता है, तो गुस्से तो नहीं, मगर एक दूसरे से बस बात करना बहुत जरूरी है ऐसे टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में आप रोइंग का फ्यूचर क्या देख रही हैं और कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनकी करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त? मनाहिल, आपसे सवाल है मेरा, आप सुन पा रही? तो फ्यूचर तो हमें लगता है कि अभी बहुत स्कोप है पाकिस्तान में बहुत डेवलप होने का, अभी सिर्फ कराची में है, और हमारे अंदाजे से इसको और थोड़ा बड़ा एक्सपैंड करना चाहिए, नेशनल लेवल पे थोड़ा और इसको बढ़ाना चाहिए। हमारे एथलीट मुल्क के पूरे सारों कोनों से आते हैं और इतने अच्छे तगड़े लोग होते हैं, और वो बगैर ट्रेनिंग के और बगैर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं जी। तो अगर हम इन पे थोड़ा सा टाइम, इन पे थोड़ी पैसे लगाए, गवर्नमेंट थोड़ा स्पोर्ट को डेवलप करे, तो बंदा क्या ही नहीं कर सकता। आई थिंक हमारे लोगों में दम है, तो ऐसे इनको लेके चलना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक इसमें लड़कियों को भी पेश होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हम कोई शक नहीं है। हमारे सुनो, पाकिस्तान में हमने हमेशा कोशिश की कि हमारे जितने भी टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं उनको हम अवाम के सामने लेकर आएँ। तो मरियम, आपसे ये सवाल है कि जो गर्ल्स आपकी तरह जाना चाहती हैं रोइंग के फ्यूचर को अपने एज अ प्रोफेशन और इसको फ्यूचर में देखना चाहती हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगी घरों में जो इस वक्त बैठ के आपको देख रही हैं? आई थिंक शेयरिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मुझे रो करते हुए अब 9 साल हो गए। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ स्टूडेंट
मैं एथलीट थी, अपने स्कूल में रोइंग करती थी एंड जस्ट ओवर दीज 9 years फ्रॉम एन एथलीट आई बिकेम अ कोच. नाउ आई एम कोचिंग एट द सीरो कॉलेज, कराची का एक मशहूर कॉलेज है. मैं केबीसी पे रोइंग कमेटी पे हूँ. There's a lot of growth in this field even as an athlete. Like अभी हम participate करके आए हर चीज़ है, तो it's I think you have, if not more, equal opportunities for girls and boys in the sport, and definitely everyone should come. बहुत inclusive environment है, safe environment है, supportive environment है. So for sure, all girls and guys equally should participate. बहुत सही। शुक्रिया आपका मरियम एंड मिनाहिल। हमारी नेक दुआएं तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आप मजीद फ्यूचर इवेंट्स में भी इस तरह से पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल्स लेकर आएं। और ऐसा ही जी मेरा पाकिस्तान बड़ा यंग टैलेंट हमारे मुल्क में मौजूद है और अभी ये 2 होनहार लड़कियां जो ग्रेट मॉस्को रेगाटा रोइंग चैंपियनशिप में मेडल लेकर आई हैं, तो बड़ी बात हुई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, इंतहाई अहम टॉपिक की बात करेंगे। तो चंद दिन पहले रज़ात जैसी इंतहाई हसास मामले को मद्देनज़र रखा गया कराची में पाकिस्तान का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया था, जिसको उलमाए कराम के फतवे के बाद बंद कर दिया गया और मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेज दिया गया है, जो इसकी शरई हैसियत को देख रहा है। मगर सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक बहस जारी है, मगर लोगों का ख्याल है कि इस अमल से जो इनक्यूबेटर्स में और या वो बच्चे जिनकी मदर जिंदा नहीं है किसी वजह से भी ड्यूरिंग डिलीवरी, उनकी जान बचाई जा सकती थी। और कुछ लोग इसकी भरपूर मुखालिफत कर रहे हैं, कुछ इसे शरीयत के मुनाफी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान में ह्यूमन मिल्क बैंक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस हवाले से शरीयत क्या कहती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीरत स्कॉलर हैं डॉक्टर तारिक शरीफज़दा साहब। डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। जी बहुत कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब तो रज़ात क्या है ये भी बताइए, और फिर दूसरा ह्यूमन मिल्क बैंक, इसकी शरई हैसियत क्या है और आजकल ये बहस भी जारी है सर। इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज निस्बतन थोड़ी सी ताख़ीर से सही, लेकिन हम इस मौजू पे बात करने के लिए इकट्ठे हैं। रज़ात जो है ये एक दीन इस्लाम के अंदर ही नहीं बल्कि दीन इस्लाम से पहले का जो ज़माना और तारीख़ है उसके अंदर भी अपनी एक बड़ी ख़ास अहमियत रखती है। रज़ात से मुराद क्या है? रज़ात से मुराद किसी भी नौ उम्र बच्चा जो है, जो नौमौलूद बच्चा है, उसे उसकी वालदा या वालदा के अलावा किसी और ख़ातून के ज़रिए से दूध पिलाने का अमल जो है उसे रज़ात कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भी अरबों के यहाँ इस हवाले से बड़ा ख़ास एहतमाम पाया जाता था। साहिब सरवत लोग, बावसाइल लोग जो हैं वो अपनी औलादों के लिए आला ख़ानदानों की और पुरफ़िज़ा मकामात पर मौजूद जो ख़वातीन हुआ करती थीं उनके दूध का एहतमाम किया करते ताकि वो उनसे दूध पिएँ। और उस वक्त तक तो शायद साइंस ने उनको ये नहीं बताया था, लेकिन उनके शऊर ने, साइंस के से एक दर्जा आगे उनके शऊर ने और तारीख़ी शहादत ने, मुशाहिदात ने उन्हें ये बता रखा था कि दूध जो है वो सिर्फ़ एक ग़िज़ा के तौर पर इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि वो उसके साथ उस ख़ातून और उस ख़ातून की निस्बत से उसकी जीन्स में मौजूद जितनी आला खुसूसियात हुआ करती हैं उनकी ट्रांसफ़र करने का ज़रिया भी बनता है। तो इसलिए वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन से दूध पिलाने का एहतमाम जो है वो किया जाता था। और मजबूरी का अमल तो यकीनन उस ज़माने में भी कहीं ना कहीं पाया जाता होगा, लेकिन एहतमाम से ज़ौक़ के साथ इसके लिए जो है ना वो गौर व फ़िक्र किया जाता था और फ़ैसला किया जाता था। और आप ख़ुद देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो रज़ात का अमल है इसकी निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 ख़वातीन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का शर्फ़ बख्शा, जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माइदा सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा और उनके बाद हज़रत स्वैबा के बाद हम तारीख़ हमें बताती है कि हज़रत खौला बिनत मुंज़र उन्होंने हुजूर को दूध पिलाया। फिर हज़रत सादिया एक सहाबिया हैं जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया, हलीमा सादिया नहीं, हज़रत सादिया। फिर उनके बाद तारीख़ जिन 3 खुशनसीब ख़वातीन के नाम हमें बताती है, उनके नामों में उन तीनों का नाम हज़रत आतिका है। और फिर 8वीं ख़ातून जिन्हें ये शर्फ़ हासिल हुआ और जिनकी निस्बत से एक बड़ा तवील और तफसील पर मबनी जो है ना वो अहवाल तारीख़ ने अपने आपसे में महफूज किया, वो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जिनकी निस्बत से हम कहा करते हैं कि अल्लाह ने इस निस्बत के हवाले से बनु साद का नसीब जो है उसे जगाया और सरकार दो आलम से उनकी ख़ास मुनफरिद निस्बत हुई। तो यकीनन ये हुजूर के ज़माने से पहले भी इंसानी तारीख़ और तहज़ीब का बड़ा एक नुमायाँ पहलू था।
अब जब दीन इस्लाम आया तो दीन इस्लाम ने हर चीज़ के हवाले से इतनी क्लैरिटी अता की कि उससे पहले जहाँ जहाँ कहीं किसी भी फ़िक्र के हवाले से, सोच के हवाले से कोई उभाम पाया जाता था, कन्फ्यूजन क्योस क्रिएट करने की कोशिश होती, तो इस्लाम ने उन सारों की बड़ी तफसील के साथ वजाहत कर दी है। यानी कुरान हकीम ये इतना हसास मामला है कि अल्लाह ने इस मामले पर गुफ्तगू करना कुरान हकीम में ज़रूरी समझा और कुरान हकीम ने इस मौजू को अपने अंदर समेटा है और बड़ी वजाहत के साथ जहाँ एक आयत में अल्लाह ने सारे हुर्मत के रिश्ते बयान कर दिए हैं, वहीं पर उन हुर्मत के जो रिश्ते हैं जिनमें आपकी यानी माँ है, बहनें हैं, खालाएँ हैं, फुफी हैं, इन सारे रिश्तों को बयान करने के साथ ही अल्लाह ने ये कहा कि वो ख़वातीन जिनसे तुम्हें दूध पीने का शर्फ हासिल हो, उनके साथ भी रज़ात का रिश्ता कायम हो जाता है। और ये रज़ात का रिश्ता इतना अहम रिश्ता है, आप तसव्वुर कीजिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी खातून से दूध पी लेता है तो उसके साथ उसकी वो सारी निस्बतें कायम हो जाती हैं, हुर्मत की, कुर्बत की, जो एक हकीकी माँ के साथ कायम हो जाती हैं। जैसे आपकी हकीकी माँ आपके लिए, आप उसके महरम होते हैं और वो आपके लिए हुर्मत के दर्जे पे होती है, बिल्कुल इसी तरह रज़ाई माँ जो है उसके लिए भी यही हुक्म है। और फिर जैसे आप अपनी हकीकी माँ की सारी औलाद के लिए महरम होते हैं और उन सब का आपके साथ उनकी औलाद से निकाह नहीं हो सकता। जी हाँ, निकाह नहीं हो सकता, बिल्कुल इसी तरह जो रज़ात जिनके साथ आपकी कायम हो जाती है, वो जो दूध पिलाने वाली माँ है उसकी वो सारे बच्चे जो दूध शरीक आपके बहन भाई बन जाते हैं, उनके साथ भी निकाह नहीं हो सकता और उनके साथ भी गोया हुर्मत के वही सारे रिश्ते कायम हो जाते हैं जो नस्ब से रिश्ता कायम होता है। यानी रज़ात ज़ाहिरी तौर पर तो हमें यूँ लगता है कि जैसे एक ज़िंदगी में आर्जी सा एक रिश्ता कायम होता है, लेकिन ये रिश्ता इतना अपने अंदर यानी बरकत रखता है और इतनी इसकी अहमियत है और इसका इतना तकद्दुस है कि इससे मंसूब वो सारे रिश्ते उसी तरह हुर्मत पाते हैं जैसे एक हकीकी माँ के साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते जो वो हुर्मत पाते हैं। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक जो बात पहुँची, कुरान हकीम ने वैसे ख़ुद इसकी निशानदेही कर दी है कि 2 बरस तक जो है जो खातून बच्चे को की रज़ात का जो एक उम्र है या दौरानिया है वो 2 बरस है। यानी पैदाइश से लेकर पहले 2 सालों में जिन जिन ख़वातीन से दूध पीने का उसे शर्फ हासिल होता है उनके साथ उसकी रज़ात का रिश्ता कायम होता है। एक बात। दूसरी बात इसमें हमें समझने वाली ये है कि जिससे आपकी रज़ात का रिश्ता जिनके साथ कायम हो रहा है वो खातून जो उससे आपने कम अज़ कम 5 मरतबा, और उम्मत के अंदर ही कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कम अज़ कम 15 मरतबा जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में पेट भर के दूध पिया हो तो फिर वो रज़ात का रिश्ता जो है वो कायम होता है। एक दफ़ा से नहीं होता जी, एक दफ़ा से पीने से नहीं होता। ये खुद सही मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा कैटेगोरिकली इसके ऊपर जो है वो वज़ाहत फरमा दी है कि ये जो है उसी निस्बत से है। अब ये जो आजकल का मामला चल रहा है, एक तो लोगों को ये तस्वर एक कायम हो रहा है कि शायद ये कोई वो नई बात है लोगों यानी अपनी माँ के अलावा किसी से दूध पिलाना। जैसे मैंने पहले बताया कि ये तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में, हत्ता कि कदीम यूनानियों की जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो उनके यहाँ भी ये ज़ौक़ हमें नज़र आता है। लेकिन सर उस दौर और इस दौर में फ़र्क ये है कि आजकल फार्मूला मिल्क्स मौजूद हैं बच्चों की ज़िंदगी के लिए। अगर मदर का किसी तरह से भी उनको नहीं मैसर होता तो फार्मूला मिल्क्स उनको ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप ये देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जानवर मैसर थे और उनका दूध भी मौजूद था और बहुत सेहतमंद जानवर मौजूद थे और लोग अपनी औलादों के लिए बहुत एहतमाम के साथ जानवरों की नस्ल और ख़ासियत को देखकर अपने बच्चों के लिए उनके दूध का इंतखाब करते थे। लेकिन ये निस्बतन जो कम वसाइल वाले लोग थे उनका ये मामूल था। उस ज़माने में भी जो बेहतरीन वसाइल रखने वाले लोग थे वो इस बात से आगाह थे कि बेहतरीन में दूध जो है वो वही है जो अल्लाह ने इंसानों के लिए जो है वो ख़वातीन की शक्ल में रखा है और वही उनके लिए जो है ना सेहत अफ़ज़ा हो सकता है। और आज की मॉडर्न साइंस भी हमें ये बताती है कि जो अपनी माँ का दूध और फिर अपनी माँ के बाद भी किसी खातून का दूध जो है वो जो बच्चों को जिस तरह की सेहत अता कर सकता है, जिस तरह उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एक एनर्जी और एक हमेशा के लिए रह जाने वाला खैर जो है उसे शामिल कर सकता है, वो दुनिया का कोई और मुतबादल फार्मूला मिल्क हो या किसी जानवर से हासिल किया हुआ मिल्क हो, वो उसकी ज़िंदगी का जो एक तकाजा है ताना बाना उसका वक्त तो गुजार सकता है, लेकिन कुछ परमानेंट डेफिशिएंसीज ऐसी हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर बच्चों के साथ चली आती हैं। और हमारा अपना ज़ाती मुशाहिदा भी ये है कि जिन बच्चों ने अपनी अवाइल उम्री में रज़ात के वो जो पहले 2 साल हैं उनके अंदर माओं का या ख़वातीन का दूध पी रखा होता है, अल्लाह ताला उनको एक मुनफरिद किस्म की जो है वो बीमारियों के अलावा के मुकाबले में क़ुव्वत मुदाफ़त भी अता करता है और जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी, तीनों दर्जों पर वो बच्चे जो हैं बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा जो है वो मज़बूत नज़र आते हैं। आज की
दौर में ये बहस चल रही है, जो सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है, उस हवाले से इससे पहले आप एड्रेस करें, मेरा एक सवाल है कि रज़ात का जो मामला है सर, ये हिकमत अमली के तौर पर अपनाया जा सकता है या फिर ये कोई एमरजेंसी की सिचुएशन है? तो हर दो सूरतों में, एमरजेंसी में तो आप चॉइसलेस हो जाते हैं, लेकिन दीन रहमत जो है क्योंकि उसके अंदर इतनी कुशादगी पाई जाती है, खुद मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि हुजूर के अपने ज़माने में और ख़ुद सरकार ख़त्मी मरतबत का अपना जो ज़िंदगी का अहवाल है उसके अंदर नज़र आता है कि आपकी वालदा माजिदा की ज़िंदगी के अंदर, उनकी मौजूदगी के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकी 7 ख़वातीन जो हैं वो शर्फ़ पाती हैं कि उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। तो इसका मतलब ये है कि उस ज़माने में ज़रूरत के साथ भी यकीनन ये मामला था, और ज़रूरत के अलावा जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो ख़ानदानी खूबियाँ जो हैं उनके मुंतकिल होने का ज़रिया भी ये बनता था, इसलिए भी लोग इसका एहतमाम करते थे और इस निस्बत से यानी फ़ौक़ियत कायम की जाती थी। यानी वो आदमी बड़ा आदमी और बेहतर आदमी समझा जाता था जिसने ज़्यादा माओं का दूध जो है वो पी रखा होता था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी निस्बत से मैं ये समझता हूँ कि ये जो ह्यूमन मिल्क बैंक के हवाले से गुफ्तगू है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर चीज़ों को बहुत अफरात और तफरीत का शिकार कर दिया जाता है। यानी एक तबका जैसी कोई नई बात आती है तो इंतहा दर्जे पे उसकी नफ़ी करना शुरू कर देता है, और एक तबका उसकी एहतियातों को बयान किए बग़ैर, उसके अंदर जो एहतियात का तकाज़ा है उसकी निशानदेही किए बग़ैर यकसर उसकी तारीफ़ में लग जाता है। मैं ये समझता हूँ कि नस्ल कौम एतदाल के साथ चीज़ों को लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुल उमूर औसतुहा, सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का, मामलात को डील करने का तरीका ये है कि आप मियाना रवि इख्तियार करो। मियाना रवि का मतलब क्या है कि जो ये दोनों बुनियादी इंतहाएँ हैं, इन दोनों के दरमियान रहते हुए चीज़ों के बारे में फ़ैसला किया जाए। ये जो ह्यूमन मिल्क बैंक है उसके हवाले से जैसे मैंने बताया कि किसी और ख़ातून से दूध पिलाना जो है ये तो मैं समझता हूँ एक मुबारक अमल है, हुजूर की एक सुन्नत है, उसकी तायीद में है। अब जहाँ तक हमारे यहाँ जो इस वक्त शक्ल है इस दूध पिलाने की रज़ात के हवाले से, उस निस्बत से क्योंकि रज़ात के साथ दूध पिलाने के इस खैर वाले अमल के साथ वो जो आगे हुर्मत के रिश्तों का एक तकाजा पैदा हो जाता है ना, कि यानी उनकी औलाद के साथ जो आपकी शादी ना होने का मामला है, ये एक बहुत संजीदा मामला है। आप ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 मियाँ बीवी जिनकी शादी हो चुकी होती है, उसके बाद एक खातून आती है और वो कहती है कि मैंने तुम दोनों को तुम्हारे बचपन के ज़माने में दूध पिला रखा है। अच्छा, वो उन दोनों की हकीकी माँ नहीं, उसने उन दोनों के बारे में बताया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन दोनों को बुलाया और उस खातून को बुलाया, जब उसने इसके ऊपर कसम खा के कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान शादी होने के बावजूद अलहदगी कायम कर दी। इससे अंदाज़ा ये होता है कि इतना हसास मामला है। सो उस दर्जे तक जहाँ उलमा बयान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरी दयानतदारी के साथ जो ज़िम्मेदारान हैं इस सारे इनिशिएटिव के, उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। और इसके हवाले से जैसे देखिए ना, अब जैसे हमारा ब्लड बैंक होता है, आज तक कभी आपने सुना है कि बी नेगेटिव जिस आदमी को ब्लड चाहिए था उसको गलती के साथ ए पॉजिटिव लग गया? वो नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता? इसलिए कि पहले से तय किया गया होता है, तमाम एहतियातों से उसको प्रोसेस से गुजारने के बाद फिर महफूज किया जाता है और फिर उस बंदे तक मुंतकिल किया जाता है। इसी तरह दूध के मामले में मैं ये समझता हूँ कि बड़ी एक अहम बात है कि हमें क्या करना चाहिए, वो जो उसकी जो बुनियादी उसकी जो फैमिली ट्री है उस सारे को रखना चाहिए, और नादरा को इसके अंदर मैं समझता हूँ आगे आना चाहिए। और जिस वक्त बच्चों की पैदाइश होती है उस वक्त उनके नाम जो हैं लिखे जाते हैं, उस वक्त उसको शामिल किया जाए। जो है खत्म हो चुका है माजरत के साथ, और आपका पॉइंट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आपने कि किस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।